आप सभी लोगों का हमारे चैनल आर एंड एन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक द्रव के सामान्य गुण देख रहे हैं। देखिए, द्रव के सामान्य गुण के बारे में हम देखते हैं। द्रव मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है? ठोस में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। द्रव में दाब, प्लवन, पृष्ठीय तनाव, केशिकत्व, संयंता, जबकि गैस में वायुमंडलीय दाब का गुण पाया जाता है। चलिए एक-एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तो पहला है कि द्रव्य किसको कहते हैं? तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो देखिए, अभी हमारा एग्जाम क्या चीज़ का है? एएलपी और टेक्नीशियन का है। तो हमें डेफिनिशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको कौन जो मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर ध्यान देना है। तो सीधे हमको ध्यान देना है कि द्रव्य क्या होता है? स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है और ज्ञानेंद्रिय जिसका अनुभव हमारा ज्ञानेंद्रिय कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। तो द्रव की कितनी अवस्थाएँ होती है? तो द्रव की मुख्यतः 3 अवस्थाएँ होती है और ठोस, द्रव और गैस। द्रव की चौथी अवस्था को अगर पूछ ले कि चौथी अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा है। क्या है कि द्रव की 5वीं अवस्था जो सबसे नवीनतम है, उसको क्या कहते हैं? तो बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल कहते हैं। तो क्या हो गया? प्रतिबल। चलिए, प्रत्यास्थता क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। प्रत्यास्थता होता क्या है? मतलब यह वस्तु का वह गुण होता है, उस पर प्रत्यारोपित बल को हटाने पर प्रारंभिक आकृति एवं आकार में पुनः प्राप्त कर लेती है, प्रत्यास्थता कहलाते हैं। तो प्रत्यास्थता कुछ नहीं है, एक ऐसा बल है जो कोई सी वस्तु पर लगती है तो उस अवस्था में रहती है, जैसे ही हम हटाते हैं तो वो अपना मूल रूप में आ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रत्यास्थता क्या हुआ या इलास्टिसिटी क्या हुआ? मतलब ऐसा बल जिसके लगाने से क्या होता है, कोई वस्तु में चेंजिंग आती है, लेकिन जैसे ही हटाते हैं वो अपना मूल रूप में आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। ध्यान रखना है। कहते हैं प्रत्यारोपित बल क्या होता है? ये प्रत्यारोपित बल है तो विरूपक बल कहते हैं, जिसे डिफॉर्मिंग, मतलब उसको चेंजिंग करने के लिए क्या होता है? ये होता है। चलिए, प्रत्यास्थता सीमा क्या होती है? विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। अधिक बल लगाने पर क्या होता है? प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। मतलब सीमा क्या होता है? मतलब उससे कम बल लगाएंगे तो प्रत्यास्थता का गुण रहेगा और ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे ये रबड़े है, रबर में हम एक लिमिट तक रखेंगे तो वो फैलेगा, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी प्रत्यास्थता का उसका गुण समाप्त हो गया, क्योंकि वो अब और ज़्यादा तक नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, रेंज कहिए या लिमिट कहिए। प्रतिबल क्या होता है? तो देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं? तो प्रतिबल कहते हैं। यानी फोर्स पर एरिया, यानी इसका फोर्स पर एरिया हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो गया? पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विकृति क्या होता है? तो क्या होता है? वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन की दर को विकृति कहते हैं। जैसे मूल लंबाई से चेंज हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको विकृति हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विकृति का क्या मात्रक होता है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि जो उसमें चेंज हुआ है और पुराना लेंथ, तो दोनों को हम मान लीजिए अगर मीटर मीटर में नापना है तो दोनों कट जाएगा, तो इसलिए विकृति का कोई क्या होता है? कोई यूनिट नहीं होता है। कहता है हुक का नियम क्या है, या हुक्स लॉ पूछे तो किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उत्पन्न विकृति के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यानी प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? ये विकृति के होता है। और ये कौन सा लॉ बताता है? तो हुक्स लॉ। अगर हुक्स लॉ का डायरेक्टली होता है प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति के होता है। अगर प्रतिबल बटा यहाँ से ये ले आए प्रतिबल बटा विकृति, तो एक नियतांक देता है, उसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल हो जाएगा। तो आपको इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना हो तो
फोर्स पर एरिया है, तो इससे आप निकाल सकते हैं। कहता है यंग मॉडुलस क्या है? तो ये होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यस्थता गुणांक बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। यंग प्रत्यस्थता गुणांक पदार्थ की किस अवस्था को दर्शाता है? ये तो पदार्थ की कठोरता को दर्शाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये यंग प्रत्यस्थता का गुणांक हमके किस अवस्था को दर्शाता है? तो उसकी कठोरता को दर्शाता है। चलिए, किसी पदार्थ को कितनी आसानी से मोड़ा या खींचा जा सकता है? यह किसे यंग प्रत्यस्थता गुणांक से, क्योंकि वो हार्डनेस उसी से चलता है, तो ये हो गया। किनका प्रत्यस्थता गुणांक सर्वाधिक होता है? तो धातुओं में क्या होता है? ज़्यादा होता है। चलिए, ये दिया हुआ है उनके बढ़ते क्रम में प्रत्यस्थता गुणांक दिया है। जैसे देखिए, रबड़ को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। रबड़ से ज़्यादा नायलॉन का होगा, नायलॉन से ज़्यादा लकड़ी का होगा, लकड़ी से ज़्यादा अस्थि का होगा, अस्थि से ज़्यादा क्या होगा? शीशा का, शीशा से ज़्यादा एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम से ज़्यादा दाँत के एनिमल का, उसके दाँत के एनिमल से ज़्यादा पीतल का होगा, पीतल से ज़्यादा टाइटेनियम का, टाइटेनियम से ज़्यादा स्टील का, स्टील से ज़्यादा टंगस्टन का, टंगस्टन से ज़्यादा क्या हो जाएगा? ग्राफीन का, ग्राफीन से ज़्यादा हीरा का, और हीरा से ज़्यादा क्या चीज़ का होगा? कार्बाइन का हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रत्यस्थता गुणांक क्या होता है? जो ज़्यादा अपोज करे, मतलब जितना हार्ड होगा उसका प्रत्यस्थता गुणांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि पवासो अनुपात क्या होता है? तो पवासो अनुपात होता है, ये होता है लैटरल स्ट्रेन बट्टा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को, यानी पार्श्विक विकृति बट्टा अनुदैर्ध्य विकृति को क्या बोलते हैं? ये पवासो रेशियो बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। लैटरल में कम है, लॉन्गिट्यूडिनल में ज़्यादा है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, लैटरल बट्टा लॉन्गिट्यूडिनल, कम बट्टा ज़्यादा, और ये स्ट्रेन तो है, ये है विकृति। चलिए, आकार में बदलाव के कारण वस्तु द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो आकार में कोई चीज चेंजिंग हो रहा है तो वो होता है प्रत्यस्थता स्थितिज ऊर्जा। कहता है जब एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो प्रत्यवस्था स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। सीजीएस प्रणाली में विकृति का किसी भी प्रणाली में विकृति का क्या हो जाएगा? कोई इकाई नहीं होती है। देखिए, बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ये सुघट्यपन कहलाता है, यानी प्लास्टिसिटी बोलते हैं इसको। बिना भंजन के पदार्थ के विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो सुघट्यपन या प्लास्टिसिटी कहा जाता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है? तो ये ध्यान रखना है, ये 1 होता है। क्या कितना होता है? 1 होता है। कमानीदार तुला किस नियम पर कार्य करता है? तो हुक का नियम पर कार्य करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना है। एक तो ये याद रखना है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है? 1 होता है। और कमानीदार तुला किस नियम पर काम करता है? तो ये हुक के नियम पर काम करता है। पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव का मान क्या होता है? द्रव में अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका पृष्ठीय तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। पृष्ठीय तनाव का मान किस ताप पर शून्य हो जाता है? तो ये क्रांतिक तापमान पर क्या होता है? शून्य हो जाता है। चलिए, पृष्ठीय तनाव संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उसमें हम देख लेते हैं। जैसे होता है कि पतली सुई का पारे की सतह पर तैरना, साबुन या डिटर्जेंट से कपड़े की धुलाई करना, और साबुन के घोल के बड़े बड़े बुलबुले का बनना, जल की सतह पर मिट्टी के तेल छिड़कने से मच्छरों के लार्वा का मरना, गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपके रहते हैं, समुद्र के लहरों को शांत करने हेतु तेल डाला जाता है, तेल का पानी के तल पर फैल जाना, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, छिड़काव या फुहार से ठंडक का उत्पन्न होना। तो ये सब पृष्ठीय तनाव के कारण उत्पन्न घटनाएं हैं। ये हमें याद रखना है। कहता है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कौन सी आकर्षण बल कार्य करती है? तो ये क्या करती है? तो ससंजक बल। जब एक ही पदार्थ में अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच करना है तो ससंजक बल, अलग अलग करना है तो आसंजक बल। ठोस में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। द्रवों में क्या होता है? न्यूनतम होता है। और गैसों में लगभग नगण्य होता है, 9 के बराबर होता है। इस बल के कारण किसी द्रव की बूंदें आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती है। तो ये एक ही बूंद की बात हो रही है, तो ये ससंजक बल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि शीत वेल्डिंग की प्रक्रिया किस गुण गुण पर आधारित होता है? तो
ये होता है ससंजक बल के गुण के कारण। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वेल्डिंग से संबंधित है और रेलवे में तो वेल्डिंग का जानते ही हैं क्या महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ क्या चीज़ है, सारा चीज़ तो लोहा ही लोहा है। लोहा है तो लोहा को जोड़ने के लिए क्या चीज़ यूज़ होता है? वेल्डिंग का यूज़ होता है। तो ये एक तरह से याद रखिएगा शीत वेल्डिंग किस प्रक्रिया, किस गुण पर आधारित होता है? जैसे संयोजक बल के गुणों पर होता है। 2 भिन्न पदार्थों के मध्य कौन-सा आकर्षण बल कार्य करता है? तो ये आसंजक बल कार्य करता है। कौन-सा बल कार्य करता है? आसंजक बल करता है। देखिए ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखने किस कारण से संभव होता है? तो ये आसंजक बल के कारण होता है क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड का कण हो जाएगा और ये चॉक का हो जाएगा तो दोनों का अलग-अलग हो गया। तो अलग-अलग हो गया तो आसंजक बल। किस बल के कारण जल किसी वस्तु को भिगोता है? तो किस बल के कारण जल किसी वस्तु को भिगाएगा? तो ये आसंजक बल के कारण होगा। कोई द्रव किसी पदार्थ को किस स्थिति में गीला नहीं कर पाता है? जब आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है, तो क्या होता है? ये भिगा नहीं पाता है। क्या होना चाहिए? आसंजक बल का मान जो हम द्रव है उसके मान से क्या होना चाहिए? कम होगा तो ये नहीं होती। जैसे पारा काँच पर नहीं चिपकता है। ये एग्ज़ाम्पल है जैसे आपको पूछ ले कि जैसे क्या पूछ सकता है? पारा का काँच पर नहीं चिपकना किसका कारण है? तो ये आसंजक बल का मान कम होने के कारण ससंजक बल से कम होता है, इसके लिए नहीं चिपकता है। कोई द्रव किसी पदार्थ को किस परिस्थिति में गीला कर देता है? जब आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक होता है, तो क्या होता है? कोई गीला कर देता है और नहीं गीला होने का क्या हो गया? आसंजक बल का मान कम हो जाएगा ससंजक बल से, तो ये हो जाएगा। जैसे पानी का काँच पर चिपकना। चलिए, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये पृष्ठ तनाव कहलाती है। तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, इसलिए तेल क्या होता है? फैल जाता है उस पर। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि जिसका घनत्व कम रहेगा वो ऊपर आएगा, जिसका ज़्यादा घनत्व रहेगा वो नीचे रहेगा। एक सुई पानी में डूब जाता है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्यों? क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। चलिए केशिकत्व की बात करते हैं। कहता है केशिकत्व क्या होता है? केश नली के द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? तो केशिकत्व कहते हैं। जैसे कि ये कोई नली है, इसके ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। किस कारण केश नली में द्रव ऊपर और नीचे गति करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। जो द्रव जो काँच को भिगोता है, काँच की केश नली के ऊपर जाता है और जो द्रव काँच को नहीं भिगोता है वो क्या करता है? नीचे जाता है। जैसे जल ऊपर जाएगा और ये पारा होता है वो नीचे आता है। अगर हम इस इसमें डाल दें पारा को तो वो क्या हो जाएगा? नीचे आएगा। किस द्रव का ऊपर या नीचे गति किस पर निर्भर करता है? तो ये केश नली की त्रिज्या पर। तो H बराबर होता है 2t cos थीटा बट्टा r dg देखिए ये नीचे है फॉर्मूला दिया हुआ है 2t cos थीटा बट्टा r dg, जहां r क्या हो जाता है? रेडियस हो गया, d डेंसिटी, g होता है ग्रेविटी, t हो गया पृष्ठीय तनाव। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं क्या है। तो देखिए कहता है किसी द्रव का द्रव ऊपर या नीचे गति करना किस पर निर्भर करता है? तो ये R पर भी निर्भर करेगा, D पर भी निर्भर करेगा और पृष्ठीय तनाव पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ हमें जो ऑप्शन रहेगा केश नली की त्रिज्या पर तो वो मार देंगे। केश नली के ऊपर चढ़ने या दो द्रवों में कौन-सा ऊपर अधिक है? जिसका अधिक ऊपर जाएगा तो पृष्ठीय तनाव अधिक होगा। क्योंकि देखिए ये जो T है, T क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। मतलब जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा यानी पृष्ठीय तनाव ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हाइट तक जाएगा, जिसका कम होगा कम हो जाएगा। कहता है केशिकत्व के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जैसे लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ब्लॉटिंग पेपर या स्याही को शीघ्र सोख लेना, पेड़ पौधे की शाखाओं तना पत्तियों के जल के और आवश्यक खनिजों का पहुंचना, वर्षा के उपरांत किसानों द्वारा अपनी खेत की जुताई कर देना। नहीं तो क्या होगा? पानी चला जाएगा, नमी खत्म हो जाएगा।
देखिए ये कहता है यदि केस नली की त्रिज्या r हो, द्रव का पृष्ठीय तनाव t हो, द्रव का घनत्व d हो और केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई h का मान क्या होगा, तो ये होता है 2t cos थीटा बटा rdg। ये है जैसे h इक्वल टू होता है 2t cos थीटा बटा rdg। अब देखिए ये जिसका t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका टी का वैल्यू ज्यादा रहेगा मतलब सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव ज्यादा होगा वो ज्यादा हाइट तक जाएगा। अब देखिए यहाँ उल्टा हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आर के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। तो जिसका ये कम होगा वो इसका मान ज्यादा होगा। तो जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, रेडियस कम होगा वो ज्यादा हाइट तक जाएगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ज्यादा हाइट तक जाएगा, जिसका रेडियस ज्यादा होगा तो उसमें कम चढ़ेगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो भी कम हाइट तक चढ़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस फार्मूला याद रखेगा तो ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वैसे अगर आप गांव में हैं तो आप समझ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शुद्ध जल के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है, तो शुद्ध जल के लिए स्पर्श कोण का मान लगभग लगभग शून्य होता है। पारे के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है, तो ये 135 डिग्री होता है और कॉस 135 करेंगे तो ये माइनस में आ जाता है, तो इसलिए h का मान ऋणात्मक होता है। यही बताता है कि केस नली में जब हम उसको डालते हैं तो ये नीचे चला जाता है। भारहीनता की अवस्था में किसी केस नली को जल में खड़ा किया जाए तो क्या घटित होगा, तो जल की नली एक सिरे से दूसरे सिरे तक चढ़ जाएगा। भारहीनता की स्थिति में ऐसा हो जाएगा। क्या होता है, मृदा द्वारा जल अवशोषण से संबंधित किसका क्रिया द्वारा होता है, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना केशिकत्व के द्वारा, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना किसका, केशिकत्व का। तो ये हम केशिकत्व के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट एग्जांपल सब चीज पढ़ लिए। चलिए अब श्यानता विस्कोसिटी क्या होता है, देखिए द्रव का गाढ़ापन होता है विस्कोसिटी। जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा वो उतने ही अधिक श्यान होगा, मतलब विस्कोसिटी उसका उतने ही अधिक होगा। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि ये अधिक गाढ़ा होता है पानी की तुलना में। द्रवों के विभिन्न परतों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो ये करता है आंतरिक स्पर्श रेखीय बल, इंटरनल टेंजेंशियल टेंजेंशियल फोर्स होता है। तो ये याद रखना है, आंतरिक स्पर्श रेखीय बल द्रवों के विभिन्न परतों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो आंतरिक स्पर्श रेखीय बल कार्य करता है। आंतरिक स्पर्श रेखीय बल की प्रकृति क्या होती है, तो ये द्रवों के परतों के बीच होने वाली अपेक्षिक गति को नष्ट करना या विरोध करना। इसका प्रकृति क्या होता है, ये क्या करता है, अपेक्षिक गति को नष्ट करता है या तो विरोध करता है। श्यान बल किस प्रकार का बल होता है, तो ये आंतरिक स्पर्श रेखीय बल होता है। कोई पूछेगा कि श्यान बल कैसा बल है, तो ये है आंतरिक स्पर्श रेखीय बल होता है, ये दो विभिन्न परतों के बीच लगता है। सामान्य वायु में दौड़ना जल में दौड़ने की अपेक्षा सुगम्य होता है, क्योंकि जल की सायनता वायु से अधिक होती है। इसलिए जिसका सायनता मतलब विस्कोसिटी मतलब ज्यादा गाढ़ा, जल में क्या होता है, जल में हम लोग ज्यादा गाढ़ा होता है वायु की अपेक्षा, इसलिए हम जल में असुगमता से नहीं दौड़ सकते हैं। पानी वायु में हम ऐसे ही दौड़ लेते हैं, दौड़ते ही हैं। संयंता का गुण पदार्थ की किन अवस्थाओं में पाया जाता है, तो ये द्रव और गैस में पाया जाता है। ठोस में अवस्था में संयंता का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि परतों के बीच अपेक्षिक गति नहीं होता है, क्योंकि ये ठोस के कण क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, मूवेबल नहीं होते हैं। जबकि द्रव और गैस के कण क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे से जगह ट्रेवल करते हैं। द्रवों में संयंता किन बलों के कारण होती है, तो ससंजक बलों के कारण होती है। गैसों में संयंता किस कारण होती है, तो एक परत से दूसरे परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। द्रव में संयंता ससंजक बल के कारण और गैस में संयंता होता है एक परत से दूसरे परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। चलिए गैसों में संयंता द्रवों की तुलना में क्या होती है, तो गैसों में संयंता द्रवों की तुलना में कम होती है। क्या होती है, बहुत ही कम होती है। संयंता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव की संयंता घट जाती है जबकि गैस की संयंता बढ़ जाती है। मतलब अगर संयंता ताप है तो अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की संयंता क्या होगी, घट जाएगी, जबकि गैस का बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखने वाला है। एक आदर्श तरल का संयंता कितना होता है, तो ये शून्य होता है। ये इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इसको नोट्स कर लीजिएगा। एक आदर्श तरल का संयंता कितना होता है, तो शून्य होता है। सबसे अधिक संयंता किसकी होती है, ये एग्जाम्पल दिया रहेगा उसमें से देख लीजिएगा। अगर
जैसे जल है, वायु है, शहद है, तो उसमें अगर एग्जाम्पल दिया रहेगा तो शहद आप कर सकते हैं। ये लेकिन ये उसके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सहायता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान में हम वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। धारा रेखीय प्रवाह किसे कहते हैं? देखिए स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं इसको। उसको किसको बोलते हैं? देखिए द्रव का प्रत्येक कण प्रवाह के दौरान उसी बिंदु से गुजरते हैं जिस बिंदु से उसके पहले वाला कण गुजरा था। जैसे मान लीजिए एक ये कण है, ये इस पॉइंट से गुजरा है, जो अब जितना भी कण आएगा इसी पॉइंट से सेम से गुजरेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। द्रव का प्रत्येक कण प्रवाह के दौरान उसी बिंदु से गुजरते हैं जिस बिंदु से उसके पहले वाला कण गुजरा था, तो उसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। देखिए अविरतवा का प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। कंटिन्यूटी मतलब लगातार। क्या होता है? जब एक आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह यही हुआ स्ट्रीमलाइन फ्लो, नली का प्रत्येक स्थान पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह वेग के गुणनफल सदैव नियत होता है। यानी ये हुआ क्षेत्रफल इंटू वेग इक्वल टू क्या होता है? नियतांक के बराबर होता है। धारा रेखीय प्रवाह के अधिकतम वेग को क्या कहते हैं? तो क्रांतिक वेग क्या कहते हैं? धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन फ्लो के यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है तो ये कहता है एरिया इंटू वेग क्या चीज के इक्वल होता है? तो ये नियतांक मतलब कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जैसे धारा रेखीय प्रवाह का वह वेग की वेग की उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रांतिक वेग बोलते हैं। यदि द्रव का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम होगी तो प्रवाह किस पर निर्भर करेगा? द्रव की श्यानता पर निर्भर करेगा। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होगा तो प्रवाह किस पर निर्भर करेगा? तो ये द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। अगर क्रांतिक वेग कम है तो श्यानता पर, अगर अधिक है तो उसके घनत्व पर निर्भर करेगा। स्टोक्स लॉ क्या होता है? ये होता है यदि द्रव में गिरने वाले गोले की त्रिज्या r, द्रव का श्यानता का गुणांक n और गोले का वेग v हो तो गोले पर लगने वाला श्यान बल होता है 6 पाई n r v। तो ये हमें ध्यान रखना है, 6 पाई n r v होता है। देखिए अब कहता है श्यानता या श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो ये ध्यान रखना है, श्यानता या श्यानता का ये होता है डेका पोइजली या पास्कल सेकेंड होता है। तो ये ध्यान रखना है, श्यानता का क्या होता है? डेका पोइजली या पास्कल सेकेंड होता है। चलिए सीमांत वेग की स्थिति में वस्तु का भार किन बलों के योग के बराबर होता है? श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है। सीमांत वेग की स्थिति में वस्तु का भार किन बलों के योग के बराबर होता है? तो श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है। पैराशूट की सहायता से सैनिक किस वेग से पृथ्वी पर उतरता है? तो ये होता है सीमांत वेग से उतरता है। सीमांत वेग क्या होता है? ये एक प्रकार का नियत वेग होता है। क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो कुछ समय वस्तु का वेग एक समान आता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? सीमांत वेग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। कोई 2 पेज और है, 2 पेज है, कर देंगे सारा। क्या बोलता है कि बर्नौली का नियम क्या होता है? तो बर्नौली का नियम कहता है जब कोई द्रव धारा रेखीय गति करता है तो दाब, गतिज ऊर्जा और उसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नियत होता है, मतलब उस नियतांक के बराबर होता है। जहां दाब क्या है? P, गतिज ऊर्जा PV²/2 और ये हो गया तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा ρgh, द्रव का घनत्व। तो ये किसके बराबर होता है? तो नियतांक के बराबर होता है। तो हमको ये याद रखना है बस, ये क्या चीज होता है? बर्नौली का नियम बोलता है कि दाब प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और प्रति एकांक आयतन का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? तो नियतांक होता है। यही बर्नौली लॉ बोलता है। यही बर्नौली लॉ का है, यदि कोई आदर्श द्रव एक धारा रेखीय प्रवाह में गति करता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा क्या होती है?
नियत होगा, मतलब नियतांक होगा, यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, नियत होगा। यही क्या कहलाता है, बर्नौली लॉ कहलाता है। वेंटुरीमीटर से किसका मापन करते हैं, तो वेंटुरीमीटर से हम किसी नली में द्रव की प्रवाह की दर को मापते हैं। वेंटुरीमीटर किस नियम पर कार्य करता है, तो ये वेंटुरीमीटर करता है, ये बर्नौली के प्रमेय पर काम करता है। देखिए, बर्नौली प्रमेय के दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है, देख लीजिए। क्रिकेट गेंद का स्विंग करना, हवाई जहाज का ऊपर उठने में, आंधी की टीन में छत का उड़ जाना, एटोमाइजर से फुहारा निकलना, समुद्र में एक ही दिशा में समानांतर गति में गतिमान दो जलयानों को निकट लाने पर उनका टकरा जाना, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरता है तो प्लेटफॉर्म पर पड़ी उस वस्तु ट्रेन की दिशा में गतिमान हो जाना, ये सब किसका उदाहरण है, तो ये सब उदाहरण है बर्नौली लॉ का। चलिए, प्रेशर क्या है, प्रेशर यानी दाब। दाब क्या होता है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, यानी दाब बराबर फोर्स बट्टा एरिया। यही क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा, और इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल बोलिए, इसका मात्रक हो जाता है। बैरोमीटर क्या करता है, तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो ये 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। देखिए, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएगा, वायु दाब माप में पाठ्यांक में। अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो वर्षा होने की संभावना है, अचानक गिर रहा है तो आंधी तूफान आएगा, और धीरे धीरे ऊपर चल रहा है तो दिन मौसम साफ होने की संभावना क्या है, अधिक है। तो धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा होगा, अचानक गिर रहा है तो आंधी तूफान आएगा, और क्या है, धीरे धीरे मतलब पाठ्यांक ऊपर चढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये मौसम साफ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब क्या होता है, तो एच डी जी होता है, नहीं हाइट, जी से ग्रेविटी, और डी से डेंसिटी। तो ये मान लीजिए ये कोई पोर्ट दिया है, तो यहाँ पर कितना दाब है, तो एच, डेंसिटी कितना है, और जी कितना है, बस ये इसका दाब हो जाएगा उस बिंदु पर। स्थिर स्थिर द्रव में स्थित किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है, तो ये प्रत्येक दिशा में समान होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब निर्भर करता है, किस पर करता है, तो किसी बिंदु पर द्रव का दाब उसके घनत्व पर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब का मान क्या होगा, अधिक होगा। द्रव संबंधी पास्कल का नियम, द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव क्या होता है, समान होता है। कहता है, द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव के सभी दिशाओं में समान परिणाम में वितरित कर दिया जाता है। ये कौन सा नियम बोलता है, तो ये द्रव दाब संबंधित पास्कल नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक बिंदु पर दबाव क्या होता है, समान होता है, और ये द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में वितरित कर दिया जाता है। ये हो गया। कहता है, पास्कल के नियम पर आधारित विभिन्न यंत्र कौन कौन से हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, ये सब किसके नियम पर है, तो ये पास्कल के नियम पर आधारित है। वे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर आयतन बढ़ता है तथा दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम और घी, ये क्या होता है, इसका जैसे आप गर्म करिएगा तो इसका आयतन तो बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ जाते हैं। आयतन घट जाता है और दाब बढ़ाने पर गलनांक कम हो जाता है। तो ये हो जाएगा बर्फ, बिस्मत, ढलवा, लोहा, ये सब हो जाएगा। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, तो ये बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है। सभी द्रव क्वथनांक का दाब हम बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि इसका जल में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव बूंदे न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने के क्या कारण होते हैं, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता क्यों है, क्योंकि मिट्टी का तेल का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी का तेल ऊपर रहता है और पानी नीचे रहता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये ध्यान रखना है, ये जो वायुमंडल है इसके दाब से बाहर के दाब से अधिक दाब होता है। संवेदनशील व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा होकर गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखना। कहता है कि प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये अपकेंद्रीकरण पर काम करती है। तो प्रक्षालन मशीन किस का सिद्धांत पर काम करती है, तो अपकेंद्रीकरण। घन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो घन की लंबाई माप क्या होगी, 6 होगी। ये क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं।
साबुन के दो भिन्न-भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाता है तो छोटा बुलबुला छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जैसे साबुन का दो जैसे एक छोटा है और एक बड़ा है। एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाएगा तो क्या हो जाएगा? छोटा और छोटा होता जाएगा और बड़ा होता जाता जाएगा, ये बोलता है। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर क्या होगा? तो यह फैलेगा और त्रिज्या बढ़ जाएगी। मतलब साबुन पर अगर हम भैया धीरे थोड़ा बतियाओ। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर क्या होगा? ये फैलेगा और त्रिज्या क्या होगी? इसका बढ़ेगा। साबुन के बुलबुले अगर ये साबुन का बुलबुला है, अगर इसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ चार्ज डालें, तो क्या हो जाएगा? यह फैलेगा और इसका त्रिज्या बढ़ जाएगा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए, कहता है यदि द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम हो, मतलब जो वेग बह रहा है क्रांतिक वेग से कम हो तो उसका बहना किस पर निर्भर करेगा? तो ये संयंता पर निर्भर करेगा। यदि द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होगा तो उसके घनत्व पर। इसका चर्चा हमको लगता है ऊपर किए हैं। कहता है केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था एच का? ये होगा 2t cos थीटा बटा आर डी जी। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से हम टिक कर लेंगे। झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार में क्या होगा? झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जल, वायु, शहद और खून में सबसे ज्यादा संयंता किसमें है? तो जो सबसे ज्यादा गाढ़ा होगा शहद, तो शहद का संयंता ज्यादा होगा। कहता है कि पेट्रोल, चारकोल, कोयला, एस्फाल्ट में कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? तो ये है एस्फाल्ट है, ये ध्यान रखिएगा, उत्पाद है। शीतकाल में झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है लेकिन फिर भी जलीय जंतु जीवित रहता है, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है, जिससे बर्फ का ऊपरी सतह के नीचे जल द्रव अवस्था में बना रहता है, जिसके कारण जलीय जीव क्या होता है? ऊपर तो बर्फ जम जाता है लेकिन अंदर क्या होता है? पानी ही रहता है, जिसके कारण जलीय जीव क्या रहता है? वो जीवित रहता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने के क्या कारण होता है? तो ये उसका घनत्व का कम होना या संयंता का कम होना। चलिए, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण हम लोग उस पर आसानी से तैर सकते हैं। जब कोई जहाज नदी सागर में जाता है, नदी से सागर में जाता है तो वो हल्का उठ जाता है, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? समुद्र के या नदी का सागर का क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसके कारण ये हल्का जहाज कुछ ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नदी जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है। अशुद्धि के कारण जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, अगर किसी चीज में हम जैसे ये बढ़ जाता है, जैसे 10 डिग्री पर इसमें हम अशुद्धि मिला देंगे तो ये 10 से ज्यादा डिग्री पर क्वथनांक होगा, नहीं उबलेगा। अशुद्धि के कारण जल के हिमांक का क्या होता है? तो हिमांक घट जाता है, जैसे 0 डिग्री पर जमता था तो या -10 डिग्री पर जमेगा, ये हो जाता है। अशुद्धि के कारण जल का हिमांक क्या होता है? घट जाता है। 4 डिग्री सी तापमान पर पिंड तैरता है और 100 डिग्री सी तापमान पर पिंड की स्थिति पिंड क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डूब जाएगा। 4 डिग्री सी पर कोई तैरता है तो 100 डिग्री सी पर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। कहता है कि जल में नमक मिलाने पर क्या परिवर्तन होगा? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। क्वथनांक देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि जल में नमक मिलाएंगे तो क्या क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा, क्योंकि उसको हम गर्म करेंगे तो लेट उबलेगा और जब उनको जमाएंगे तो 0 डिग्री पर जम जाना चाहिए लेकिन नहीं जमेगा, तो हिमांक घट जाएगा। ताजे अंडे को नमक के घोल में डालने पर क्या होता है? अंडा जल में तैरने लगता है, तैरता रहता है। यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो तो ये क्या हो जाएगा? धारा रेखीय न होकर विद्युत प्रवाह हो जाएगा, जैसे बरसात में नदी नाला की गति होता है। किस कारण क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो दाब में भिन्नता के कारण ये होती है, क्वथनांक में भिन्नता होती है। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आश्वनीकरण कहलाता है, यानी डिस्टिलेशन कहते हैं। वाष्पीकरण और द्रवण दोनों इसमें होता है, तो डिस्टिलेशन में होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए और देखते हैं क्या है। कहता है
एक स्वच्छ मछली को मीठे पानी से खारे पानी में ले जाने पर क्या प्रतिक्रिया? मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। क्या हो जाएगी? मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। ये ध्यान रखना है। अगर हम उसको मीठे पानी से खारे पानी में ले जाएंगे तो वो मर जाएगी। जब जल जमता है तो उसका घनत्व तो क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण जैसे हम देखते हैं, क्यों ये पानी तो ही होता है, पानी ही जमकर क्या होता है? बर्फ बनता है, तो पानी बर्फ में तैरता है, इसका मतलब घनत्व तो कम हो गया है। तो यही है कि जब जल जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण वो पानी में तैरने लगता है। तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो तुला हुक के नियम पर काम करता है। किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन उस पर लगे बल के समानुपाती होता है, तो ये कौन सा बताता है? ये हुक्स लॉ बताता है, हुक का नियम बताता है। गैस का आणविक द्रव्यमान होता है, क्या होता है? ये होता है 2 गुने वाष्प दाब, अर्थात वाष्प दाब का 2 गुना होता है। तो ये याद रखिएगा, ये फार्मूला टाइप में काम करेगा। अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है, क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से क्या होता है? कम होता है। अल्कोहल का क्वथनांक पानी से कम होता है। पानी, बर्फ, एथिलीन, एसीटोन में किसका घनत्व सर्वाधिक होगा? तो जल का घनत्व क्या हो जाएगा? सर्वाधिक होगा। जल का, फिर बर्फ का, एसीटोन का, एथिलीन का। तो जल का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम बर्फ का होगा, उससे कम एसीटोन का होगा, उससे कम एथिलीन का होगा। सबसे कम एथिलीन का हो गया। बुरादे में ढकी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती है, क्योंकि बुरादा किसका काम करता है? तो बुरादा उष्मा का कुचालक का काम करता है, इसलिए जल्दी नहीं पिघलती है। कहता है कि सुपर कूलिंग शीतलता किस पर होती है? तो ये हिमांक से नीचे होती है। किससे होती है? सुपर कूलिंग की शीतलता किस पर होती है? तो ये हिमांक के नीचे होती है। तैराक को पानी में तैरने के लिए प्रभावी बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये उत्प्लावन बल के से होता है। ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है, क्यों? क्योंकि लावा का घनत्व अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है, और घनत्व ही उसके वेग निर्धारित करता है। मतलब घनत्व कम होगा तो वो ज्यादा दूर में फैलेगा। तो यही होता है कि घनत्व उसका, लावा गाढ़ा होता है लेकिन उसका घनत्व बहुत कम होता है, इसके कारण ये क्या होता है? तेजी से फैलता है। कहता है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। पानी से भरी बोतल को फ्रिज में रखने के उपरांत यदि पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो बोतल फूट जाएगा, क्योंकि बर्फ की बोतल तोड़ देगी, क्योंकि पानी की तुलना में बर्फ का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। समानतः द्रव की कितनी अवस्था होती है? तो 3 अवस्था होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। द्रव की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो प्लाज्मा होती है। द्रव की 5वीं अवस्था पूछे तो बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं उसको। देखिए क्या होता है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? बेहद कम घनत्व वाली गैस का न्यूनतम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ क्या होता है? तो ये बीईसी होता है, -273 डिग्री सी। कणों की अधिकतम ऊर्जा किस में होती है? तो गैस में होती है। अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होगी तो ठोस में होगी। गैस अणु गति सिद्धांत किस अनुसार परम शून्य तापमान की प्रति अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाने पर ये गैस अणु सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति कब होता है? जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाने पर। पानी का जहाज किस सिद्धांत पर तैरता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए तो हमने द्रव के सभी सामान्य गुण जैसे संयंता, दाब, ये सब दाब का, संयंता का, इलेक्ट्रिसिटी का, सबका हम चर्चा कर रहे। देखिए आप लोग का एलपी एग्जाम से पहले हम लोग क्या करेंगे?